अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इश्क ते ज़ोर नहीं किसी दा आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सोफिया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ बढ़ते हैं। आग ने इस छोटे से घर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। धुएं के बादल बुलंद होते जा रहे थे, हर शय जलकर राख में तब्दील होती जा रही थी। दरवाजे खिड़कियां सब आग की लपेट में थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था उसके पास। वो लम्हा ब लम्हा मौत को अपने करीब आते देख रही थी। हाथ में फ़ोन पकड़े वो बार बार एक ही नंबर मिला रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया ही नहीं जा रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस शख्स की आवाज़ सुनना चाहती थी, उस शख्स की आवाज़ जो उसकी ज़िंदगी था और बहुत जल्द उसका हमसफ़र बनने वाला था। मगर मोहब्बत का दुश्मन ज़माना ये कैसे होने दे सकता था? एक गरीब यतीम कम पढ़ी लिखी लड़की कैसे किसी अमीर बिजनेसमैन की बीवी बन सकती थी? वो कैसे बड़े लोगों के बराबर आ सकती थी? तो फैसला ये हुआ कि उसकी चलती सांसों को रोककर अहद की ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए, और वो इसमें कामयाब भी हुए। अहद ने आयशा को जो आखिरी अल्फाज सुने वो ये थे, अपना ख्याल रखना अहद, तुम्हारे बहुत करीब हैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले। फिर आयशा खामोश हो गई, कभी ना बोलने के लिए। और अहद आज 3 साल गुजरने के बाद भी आयशा के कातिलों को तलाश करने में नाकाम रहा था। उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उसके पास बस एक छोटा सा लॉकेट का टुकड़ा था जो उसे आयशा के घर से ही मिला था, मगर वो उसका पता भी नहीं लगा सका। कहीं ना कहीं उसे आज भी लगता था कि आयशा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। उसे आयशा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सर, हमारे क्लाइंट वेट कर रहे, आपकी मीटिंग थी आज 10 बजे और अभी 2 मिनट हैं बाकी। वो जो माजी के दर्दनाक अवारिक पलटने में मसरूफ़ था, अपने एम्प्लॉय की आवाज़ पर हाल में आया। मिस सीमा, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रही? फरवा की है ना ये ड्यूटी? उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा। सॉरी सर, मिस फरवा ने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन कर दिया है और आप जानते हैं ये बात। सीमा ने उसे याद दिलाया। हाँ, मैं तो भूल ही गया। आप ऐसा करें, शावेज़ को कॉल करके बता दें कि वो सेक्रेटरी का ऐड दें और फिर इंटरव्यू भी कर लें। अहद ने चलते चलते उसे हदायत की। दूध फिर पी लिया इस मनहूस ने। मैंने अपने बेटे के लिए रखा था, तुम लोगों के लिए नहीं। और मैंने कोई यतीम खाने नहीं खोल रखे जो तुम दोनों को मुफ्त में पालती रहूं। हस्बे मामूल भाभी फिर सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। तुम्हें कितनी बार समझाया कि फ्रिज में से कुछ भी ना उठा के खाया करो। एक तुम हो कि समझती ही नहीं हो। अपने लंबे काले बालों को कैचर में मुकीद करते वो अपने सामने किताबों में सर दिए सांवली रंगत आंखों में चमक लिए बैठी लड़की को बोली, नाजी खाला, आप तो बस यही कर दें, ये उनका रोज़ का ड्रामा है। मैं कुछ ना भी खाऊं तो इनको वैसे ही सुनानी होती हमें। लड़की ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो तो बहाना तलाश करती हैं हमें सुनाने का और तुम उन्हें मौका दे देती हो। तो मैं क्या करती? रात में भूख लगी, मैंने दूध पी लिया। पूरे घर का राशन थोड़ी ख़त्म कर दिया जो ये ऐसी शुरू हो गई हैं। किताबें बैग में ठूसते हुए बोली, रोहा मेरी जान, तुम तो जानती हो ना, भाई अकेले कमाने वाले हैं। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और आजकल तो वैसे ही हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बहुत मुश्किल होता है भाभी के लिए घर चलाना। नाजी ने अपनी गुड़िया को समझाना चाहा। अगर मामू जान का निज़ाम चलाने के लिए काम करते ही हैं तो वो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए करते हैं, हम दोनों के लिए नहीं। रोहा और सब चुपचाप बर्दाश्त कर ले, ये तो मुमकिन ही नहीं था। रोहा, ऐसी बात नहीं है, भाईजान की मेहरबानी है जो हम इधर सुकून से खा ही रहे हैं। बस कर दें खाला, आपको तो दूसरों की बस अच्छाई ही दिखती है। मामू जान या मुमानी, हम दोनों पे कोई एहसान नहीं करते। हम पे आप ट्यूशन के सारे पैसे मुमानी के हाथों ही रखती हैं और मेरे बाबा की दुकान का सारा किराया भी मामू उन्हीं के हाथ में देते हैं। और हमें क्या मिलता है? 2 वक्त की दाल रोटी, वो भी 1000 बातें सुन के। बस करो रोहा, अगर भाभी ने सुन लिया तो नया तमाशा शुरू कर देंगी। तुम कॉलेज जाओ और ये लो पैसे, इधर से ही कुछ खा लेना। नाजी ने पैसे पकड़ते उसे बाहर छोड़ा जहाँ उसके कॉलेज वैन उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ मर गई हो तुम नाजी? काम क्या तुम्हारी माँ ने करने हैं? भाभी फिर से शुरू हो चुकी थी। जी आई भाभी, ये कहते वो काम में मसरूफ़ हो गई। आपने कहा था अंकल वो मेरा हो जाएगा, उसके दिल से आयशा की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा आयशा को, मगर ऐसा नहीं हुआ। भूरे बालों वाली लड़की गुस्से से ख़याम साहब से मुखातिब थी। अरे बेटा, ऐसा बात करो, अगर किसी को पता चल गया तो? अंकल, अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। आपने कहा इंतज़ार करो, मैंने 3 साल उसका इंतज़ार किया। वो आयशा की मोहब्बत के हिसार से अब तक नहीं निकल पाया। कहते कहते लड़की रूहानसी हुई। निताशा, तुम भी जानती हो आयशा उसकी मोहब्बत थी, वो इतनी आसानी से उसे नहीं भूलेगा, उसके लिए वक्त चाहिए उसे। ख़याम साहब ने उसे समझाया। कितना वक्त आखिर, कितना वक्त? हमें 3 साल का अरसा कम नहीं होता कि किसी को भूलने के लिए, मगर वो नहीं भूला। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं वो कभी मेरा नहीं होगा। वो आयशा का था और अब उसके मरने के बाद भी वो मेरा नहीं हुआ। वो किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बोली, बेटा तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा, तुम उसे टाइम दो।
इंतज़ार करने के बजाय कि वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा, तुम खुद उसके पास जाओ और जितना हो सके उसके साथ रहने की कोशिश करो। अंकल बस ये आखिरी कोशिश होगी मेरी, अगर अब भी वो मेरा नहीं हुआ ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे बस बस गुड़िया, तुम गुस्सा ना हो, आराम से तहम्मुल से उसका दिल जीतो, बर्दाश्त करना सीखो। जितना तुम खुद के जज्बात पर काबू पालोगी उतना ही तुम उसको जीत सकोगी। शुक्रिया अंकल, कोई बात नहीं, मैंने चाय मंगवाई है, पी के जाना। आ गई महारानी वापस। चलो अब जाकर मेरे बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दो, इतना ढेर पड़ा हुआ है। एक वो तुम्हारी खाला है, उससे तो कोई फुर्सत नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने छत पर चली जाती है, फिर वापस आने का नाम नहीं लेती। वो जो गर्मी में बस के अंदर धक्के खा के थकी हारी घर लौटी थी, आते ही मुमानी की तंज के तीर शुरू हो गए। अभी तो आई हूँ मैं बस में ख्वार होकर गर्मी में, और आते ही आपकी टाइम टाइम शुरू हो गई। सुकून का सांस ना लेने दीजिएगा आप कभी हमें। वो नाजी नहीं थी जो चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, वो रूहा थी जो कुछ और तो कर नहीं सकती थी मगर जिनको इनकी बातों का उन्हीं की ज़ुबान में जवाब खूब देती थी। चुप कर जा, एक तो तेरी कैंची की तरह चलती ज़ुबान से मैं बड़ी तंग हूँ। तेरे माँ बाप तो मर गए और चाचे तुझे रखने को तैयार नहीं, मेरे ही सर पर आके बैठी है तू। वो कमरे में भी मुमानी की जरी कटी सुन सकती थी। वो जो अपने किसी काम से कॉलेज आया था, जल्दी में वापस जाते कॉलेज के अंदर आती लड़की से बहुत ज़ोर से टकराया। नतीजतन लड़की के हाथ में पकड़ी बुक्स दूर जा गिरी और पेपर ज़मीन पर बिखर गए। रूहा जो आज सुबह सुबह ही मुमानी की बातें सुनकर आ रही थी, इस तरह किसी के टकराने पर उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो गईं। अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता तुम लड़कों को तो शौक़ होता है लड़कियों से टकराने का। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ते वो गुस्से से बोली, अंधा तो नहीं हूँ मगर लगता है अभी हो जाऊँगा। तुम तो पक्का मुझे अपनी आंखों से ही भस्म करने वाली हो। शावेज तो उसके मासूम चेहरे पर गुस्से को देखते ही शुरू हो गया। ओ हेलो मिस्टर, लगता है सर पर चोट लगी है, बहकी बहकी बातें करने के साथ घूरे जा रहे हो मुझे। उसे खुद को तकते पाकर रूहा ने उसके सर पर चपेट मारी। तुम जैसे हसीना माँ जबीना सामने हो तो कमबख्त बहकेगा ही सही। शावेज ने एक अदा से दिल पे हाथ रखते कहा, तुम हटो पीछे ठरकी कहीं के। उसे बाजू से एक तरफ धकेलते वो अपनी बुक्स और पेपर्स उठाने के लिए झुकी। अभी तो मैं जल्दी में हूँ हसीना, फिर मिलेंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालता वो वहाँ से 9-2-11 हो गया था। ठरकी लोफर अजीब इंसान था, बदतमीज़। रूहा ने मुँह ही मुँह में उसे सलवातें सुनाई। तुमसे मिलना कौन चाहता है और मदद वो भी तुम जैसे स्टूपिड से, नेवर। वो जा चुका था और रूहा की तकरीर बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मिलेंगे हसीना, मैं तो दुआ करती हूँ कभी इस इंसान की शक्ल ना देखूँ। ठरकी लड़की देखी नहीं हो गए शुरू। अपना बैग संभालती वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई, अशिया की कीमतें तो आसमां से बातें कर रही हैं। अब तुम चीनी की कीमत ही देख लो कितनी ज़्यादा हो गई है। अब कमाने वाला एक इंसान है और हम खाने वाले इतने। भाभी ने नाजी को सुनाया। क्या कर सकते हैं भाभी, मैं सोच रही हूँ कि किसी अकेडमी में भी पढ़ा लूँ, बच्चों को 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। रोज़ी ने मटर के दाने मुँह में डालते कहा, अरे ऐसी छोटी मोटी ट्यूशन से क्या मिलेगा, कोई नौकरी करो दफ्तर में, कुछ रकम तो हाथ आए, पता भी चले भाई की मदद कर रही हो। ये तुम्हारी ट्यूशन क्या मिलेगा। भाभी ने उसकी बातों को खातिर में ना लाते कहा, भाभी मैं कैसे कोई जॉब कर सकती हूँ और मुझे कौन जॉब देगा, मैंने मास्टर्स किया है बस और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे कोई जॉब कैसे देगा। रोज़ी को हंसी आई इस बात पे। अरे क्या कमी है तुम्हें, मास्टर्स तुमने किया हुआ है, खूबसूरत तुम हो और वैसे भी तुम किसी लड़कियों को कौन सी नौकरी पर नहीं रखना चाहेगा। भाभी ने उसकी खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, क्या मतलब आपका। रोज़ी वाकई उनकी बातों का मतलब नहीं समझी थी, इसलिए पूछ बैठी। मतलब छोड़ो और अखबार उठाओ, कोई ऐड देखो जॉब का, फिर तुम जॉब स्टार्ट करो ताकि इस घर के हालात अच्छे हों। भाभी ने उसकी बात गोल करते कहा, भाभी मैं कैसे ये जॉब, क्यों तुम क्यों नहीं कर सकती ये जॉब वगैरह। भाभी को बुरा लगा और उसका ये कहना, भाई कभी इजाज़त नहीं देंगे मुझे बहुत जॉब की। रोज़ी ने दिल में आई बात कह डाली, इस बात की तुम टेंशन ना लो, बस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे भाई से मैं खुद बात कर लूँगी। भाभी तो जैसे सब कुछ सोचे बैठी थी। रोज़ी खाला मुझे आपसे कुछ पूछना था। रोज़ी जो अखबार फैलाए जॉब के ऐड देखने में मसरूफ़ थी। रूहा ने उसके पीछे बैठते एक अखबार उठाकर देखते कहा, हाँ पूछो। अखबार पर पेंसिल से मार्क करती रोज़ी ने जवाब दिया, ये लड़के क्या सारे जानबूझकर लड़कियों से टकराते हैं और क्या किसी लड़की से टकरा जाने से इससे मोहब्बत हो जाती है। मतलब जैसा ड्रामों नॉवेल्स में होता है, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो सारे मंजर रुक जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो गालियाँ और जूते पड़ते हैं टकराने वाले को। रोज़ी ने मसरूफ़ अंदाज से जवाब दिया। अच्छा। रूहा ने लफ्ज़ अच्छा को खींचा। नहीं, ये तुम क्यों पूछ रही हो आज मुझसे ये सवाल, कोई तुमसे टकराया है क्या। रोज़ी ने अखबार से नज़रें हटाते पेंसिल उंगलियों में घुमाते गौर से उसकी तरफ देखते पूछा, नहीं तो मैंने नॉवल में पढ़ा तो सोचा आपसे पूछ लूँ, भला मुझसे कोई क्यों टकराएगा।
दिल में उस लड़के को गालियां देते रोहा ने जवाब दिया, आप क्या कर रही हैं, कब से अखबारों में घुसी हैं। रोजी को फिर से अखबार के सफ़ात पलटते देख उसने पूछा, जॉब की ऐड देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ। ये यकीनन मोमानी का हुक्म होगा और आप उसकी तामील किए बिना नहीं रहेंगी। रोहा को गुस्सा तो आया था क्योंकि फौजिया कुछ भी कहती रोजी उसके हुक्म पूरे करने की देर नहीं लगाती थी। मुझे भी तो नज़र आ रहे हैं ना घर के हालात। रोजी ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े। हाँ, नज़र तो मुझे भी आ रहे हैं, इस घर में सबके हालात अच्छे हैं सिवाय मेरे और आपके, मगर आपको ये बात समझ आए तब ना। रोहा का बस चलता तो मोमानी को बता देती कि हालात ख़राब कैसे होते हैं। रोहा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे पता है तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहेगी, मुझे काम करने दो। रोजी ने उसे डांटा। हाँ भाई, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत कि आपकी तरह लोगों के लिए जागती रहूं और सोई रहूं। ये कहते वो कंफर्टर में घुस गई। हालात ने बना दिया यूं तल्ख सा हमें, हालात ने बना दिया यूं तल्ख सा हमें। हम तो ऐसे थे कि तितलियों से डरते थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोगों ने तरक्की कर ली और मेरे भाई वहीं के वहीं खड़े हैं। शावेज स्टडी रूम में आहत को किताबों पर झुके देखकर कहा, अरे तुम कब आए और ये क्या बोल रहे थे तुम कि दुनिया ने तरक्की कर ली है। तरक्की तो हमने भी की है ना। आहत ने शावेज को घूरते हुए कहा, नहीं, आपने कहा तरक्की की है। आपकी उम्र के लोगों ने पूरी क्रिकेट टीमें बना ली हैं और आप हैं कि अभी तक बाप का तो दूर की बात शौहर के ओहदे पर फाइज नहीं हुए। शावेज ने आहत को घूरने पर परवाह किए बगैर ही अपनी बात मुकम्मल करते बत्तीसी दिखाई, जैसे दुनिया की सबसे अहम खबर सुनाई हो। बरखुरदार, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। आहत ने किताब बंद करते पुरसोच अंदाज से कहा, भाई दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही पीली है। अब ये बताओ बात क्या है, तुम सुबह से मेरी ही शादी की बात कर रहे हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आहत ने शावेज के कान को पकड़ते हुए पूछा, वो भाई बात क्या होनी है, आप ही बड़े हैं घर के, पहले आपकी बारी पीछे अवाम सारी। आहत को संजीदा होता देख शावेज ने कहा, लगता है अवाम ने अपने लिए देख लिया है किसी को, तभी तो मेरी शादी का शोर मचा रहा है। ऐसा ही समझ लें, एक खूंखार बिल्ली। शावेज ने खोए खोए से उस हसीना के गुस्से भरे अंदाज को याद करते जवाब दिया, तो फिर देर किस बात की है, बताओ, हम रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर। क्या बताऊं, बस एक ही मुलाकात हुई है और वो भी धुआंधार सी, वो तो मुझे देखते ही कत्ल करने को दौड़ेगी। शावेज तस्वुर में ही उसको अपने पीछे मारने के लिए दौड़ता हुआ देख सकता था। तो मैं यूँ समझूं कि मेरा भाई शावेज गिलानी एक छोटी सी लड़की से खौफजदा है, इसलिए नहीं बता रहा। आहत ने उसके चेहरे के तासरात देखते हुए कहा, मैं नहीं खौफजदा उससे, हाँ खुद से खौफजदा हूँ मैं, अगर मेरे साथ भी वही हुआ जो अचानक शावेज के चेहरे के तासरात उदासी में बदल गए थे। ज़रूरी तो नहीं जो आयशा के साथ हुआ मेरी मोहब्बत के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। वो एक हादसा था, उसको जहन पर सवार ना करो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आहत ने उससे ज़्यादा खुद को मुतमईन करने के लिए बोला, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये एक हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। कत्ल हुआ था आयशा का, जिसको हादसे का नाम दिया गया क्योंकि दुश्मन बहुत होशियार था, वो सारे सबूत मिटा चुका था। मगर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। जो एक मर्तबा कर सकते हैं दूसरी मर्तबा करने में कोई मसला नहीं होगा उन्हें। नहीं शावेज, अब फिर से वही कहानी शुरू होगी, मगर अंजाम वो होगा जो मैं चाहूँगा। मैं दुश्मन को सामने लाऊंगा, बल्कि वो खुद सब दोहराऊंगा, दुश्मन को मौका दूंगा कि वो फिर से कुछ करे। ये कहते आहत की आंखों में चमक आई थी। वो फैसला कर चुका था कि उसे करना क्या है। करने क्या वाले हैं आप? शावेज ने उसकी आंखों की चमक देखते हुए पूछा। तुम्हें सब पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। तुम उस लड़की का घर पता वालिदैन के बारे में बताओ, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊँगा। पर भाई वो, शावेज ने बालों में हाथ फेरते झिझक कर कुछ कहना चाहा। अब ये ना बोलना कि तुम्हें नहीं मालूम, आहत ने उसे मसनूई गुस्से से देखते कहा। बोलने की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही समझ चुके। शावेज ने वहाँ से खिसकने में चंद सेकंड लगाए थे। रोहा, तुम भी ना कितनी ज़िद्दी हो, अगर भाभी को पता चला कि हम बाजार गए थे तो वो एक नया हंगामा खड़ा कर देंगी। नाजी ने अपनी सरभिरी ज़िद्दी भांजी को कहा, जो ज़बरदस्ती उसे अलग रही थी। ये कहते कि आपके पास तो ढंग का नया जोड़ा भी नहीं और सुबह इंटरव्यू है आपका, तुम्हारे पास जो भी है अभी के अभी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो काट कर फेंक देंगे। बाइक सवारों ने उनके साथ बाइक आहिस्ता करते धमकी दी। रोहा ने फ़ौरन नाजी की दूसरी तरफ धकेला था और डाकुओं के हाथों से चाकू छीनने की कोशिश के साथ चिल्लाना भी शुरू कर चुकी थी, मगर बदकिस्मती से चाकू उसके हाथ में नहीं आया। डाकू उसके बाजू पर वार करते बाइक भगाकर ले गए थे। रोहा ने अपने बाजू में दर्द की एक लहर महसूस की थी। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा था। उसने जो आखिरी आवाज़ सुनी वो नाज की थी, जो उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी। आंखें खुली रखने का बोल रही थी। लोग जमा हो गए थे इर्द गिर्द, मगर किसी ने भी उसे हॉस्पिटल ले जाने की जहमत ना की। वो जो ऑफिस से वापसी पर घर जा रहा था, सड़क पर लोगों का हजूम देखकर रुक गया। हटे सामने से वो रास्ता बनाते आया था। सामने पड़े वजूद को देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। एक अनजाना दर्द महसूस किया था उसने। आगे बढ़कर वो घुटनों के बल उस लड़की के पास बैठा जो उसकी गोद में उस जंगली बिल्ली का सर पकड़े और रोए जा रही थी।
इनका काफ़ी खून बह गया है, चलिए इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कहते वो रोहा को बाहों में भर चुका था। नाज भी आंसू पोंछती उसके साथ आ गई थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल में थे। शावेज़ ने सारे मामलात देख लिए थे। रोहा ने आंखें खोली तो सफ़ेद छत से नज़रें अपने इर्द गिर्द दौड़ाईं। खुद को बेड पर पाया था, हाथ में बैंडेज लगी हुई थी और पास ही उसे नाज भी किसी लड़के से बात करती नजर आई। उस लड़के को पहचानते ही रोहा ने चिल्लाकर पुकारा, तुम ठीक हो ना चंदा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रोहा के सर पर प्यार करते नाज ने पूछा। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्यों इधर? रोहा उंगली उठाते शावेज़ की तरफ इशारा किया। यही तो लाए थे तुम्हें, उन्होंने ही हमारी मदद की। नाज ने मुश्कुर नज़रों से शावेज़ को देखा। क्यों? इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए एनजीओ खोल रखी है क्या? पहली मुलाकात को याद करते रोहा ने कहा, नहीं, मगर इरादा है कि खोल लूँ ताकि आपकी मदद के लिए कोई और ना आ सके। जवाब नाज के बजाय शावेज़ ने दिया था। मैं हर बार भी मुश्किल में नहीं होती कि आपको मदद की ज़रूरत पड़े मुझे। चले ये भी अच्छी बात है, शावेज़ ने बात ख़त्म करने के लिए कहा, क्योंकि वो ये बात तो जान गया था कि ये लड़की किसी को बोलने का मौका नहीं देती। चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, शावेज़ ने दवाइयों का छापर पकड़ते कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। आपने मदद की इसके लिए शुक्रिया। रूहा को इस इंसान से चिढ़ सी हो गई थी, इसलिए रूखे अंदाज में बोली, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नाज ने गाड़ी निकलते उसका शुक्रिया अदा किया। अरे भाई भी कहती हैं और शुक्रिया भी बोलती हैं, और इनका ख्याल रखिएगा, बहुत लापरवाह लगती हैं। रूहा के गुस्से से लाल टमाटर चेहरे को देखते उसने कहा, अल्लाह हाफिज़। कहाँ से आ रही हैं दोनों महारानियाँ और किसके साथ आई हैं? भाभी जो छत से ही इन दोनों को गाड़ी से निकलता देख चुकी थीं और उनके घर में आते ही सवाल करने लगीं। वो भाभी, हम लोग शॉपिंग के गए थे, तो क्या तुम लोगों ने हमारी नाक कटवा के ही दम लेना है? कोई गैरत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? तुम दोनों में क्या जवाब दूंगी मैं सबको कि एक जवान जहाँ लड़के के साथ कहाँ से आ रही हैं मोहतरमाएँ? मामी आप तो खुद ही कहानी बना लेती हैं, आप ऐसा क्यों ना करती कि किसी डाइजेस्ट के लिए कहानी लिखना शुरू कर दें? आप मशहूर भी होंगी और पैसे भी मिल जाएंगे आपको। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो ये जिन आपका जिक्र कर रही हैं वो साहब मुझे हॉस्पिटल ले गए और भी घर भी छोड़ गए। और आप अब पूछेंगी कि क्या लेने के लिए गए थे, मैं वो भी बता देती हूँ ताकि आपके जहन में सवाल ना रह जाए। नाज खाला के पास कोई ढंग का सूट नहीं था, आपके कहने पर उन्होंने बड़ी सारी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। रूहा ने सारी राम कहानी सुनाकर जान छुड़ाना बेहतर समझा। अच्छा तो पहले बताना था ना, चलो तुम आराम करो। जॉब का सुनते भाभी ने उनकी जान बख्शी की। शुक्र है जान छूटी, रूहा ने शुक्र अदा किया। नाज तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है, देख लो पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। भाभी ने किचन में काम करती नाज के हाथ में उसका नोकिया मोबाइल पकड़ाते कहा। नाज का चेहरा खिल उठा था दूसरी तरफ की बात सुनते। शुक्रिया उसने कहते कॉल काट दी। नाज किसकी कॉल थी, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? भाभी बहुत ही खुश होने की बात है, मैंने इंटरव्यू दिया था ना, मुझे सेक्रेटरी की जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और कल ही ज्वाइनिंग है मेरी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम्हारी पढ़ाई कैसी, काम तो आई। अच्छा ये बताओ सैलरी कितनी होगी तुम्हारी? उनकी सुई सैलरी पर ही अटकी हुई थी। अभी तो कुछ पता नहीं, उधर जाकर ही पता चलेगा। सारे पैसे मुझे ही आके देना, फजूल में खर्च ना कर देना, क्योंकि घर तो मुझे ही चलाना है। भाभी ने ऐसे किया जैसे 5 लोगों का घर नहीं कोई महल चला रही हो। जी भाभी, कहती वो रोहा की तरफ चल दी ताकि उसे ये खुशखबरी सुना सके। क्या हर वक्त तुम किताबों में सर दिए बैठी रहती हो? ज़हीन लोगों को इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। रोहा जो लिखने में मगन थी, नाज की बात सुनती सर उठाकर हैरानी से अपनी खाला को देखा। वैसे आज मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही जो आपके मुंह से थोड़ा पढ़ने की बात सुन रही हूँ? वो भी आपको कोई चोट तो नहीं लगी? देखने दे मुझे, आपको बुखार तो नहीं हो रहा ना? नाज का माथा चेक करते उसने अपनी ऐनक नाक से ऊपर की। कुछ नहीं हुआ लड़की मुझे, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि पढ़ के गंजी ही ना हो जाओ। उसके गिरते बालों पर चोट की गई। अच्छा छोड़, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। नाज ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते पुरस्कार अंदाज में कहा। अब पहलियां ना बुझवाएं, बता भी दें आखिर बात क्या है। रोहा ने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाते कहा, मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भी जान छूटेगी रोज़ की जो मामी की चिक होती है इससे। रोहा ने खुश होते हुए कहा, पागल लड़की ऐसे नहीं कहते। खैर जो भी हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको जॉब मिल गई है। बाकी रह गई एक चीज़, वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाते उसने अपनी प्यारी सी खाला को देखा। वो क्या? आपकी शादी। बात मुकम्मल करते वो रूम से भागी थी, मगर नाज की जूती से बचना मुश्किल था जो सीधी उसकी कमर में आकर लगी थी। आह मैं गई, हाय मेरी कमर, तोड़ दिया। रूहा की दुहाइयाँ शुरू हो चुकी थीं। शावेज़ आज टाइम पर ऑफिस आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है, मैं किसी और को भी नहीं दे सकता ये काम। डाइनिंग टेबल से उठते आहद ने बिरयानी से इंसाफ करते शावेज़ को फिर से याद करवाना ज़रूरी समझा। भाई फिक्र ना करें, पहुंच जाऊंगा मैं वक्त पर ही। अरे हाँ तो आपकी न्यूज़ सेक्रेटरी भी ऑफिस ज्वाइन करने वाली है ना? आंखों में शरारत लिए उसने भाई को देखा।
सेक्रेटरी ज्वाइन करने वाली है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं जो आंखों से इशारे कर रहे हो। आहत भी उसका भाई था, उससे बेहतर शावेज को कौन जान सकता था। सादा शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा पहने, कंधों पर चादर ओढ़े आहत इंडस्ट्री की बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिले या वो घर से बाहर जाकर काम करेगी। इन्हीं ख्यालात में गुम वो बॉस के ऑफिस के सामने पहुंच चुकी थी। डोर नॉक करके इजाज़त तलब की गई। आ जाएं। मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए आहत ने इजाज़त दी। सर। नाजी की आवाज़ पर आहत ने नजरें मोबाइल से हटाकर अपने सामने खड़ी लड़की पर मरकूज की। वो नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की में क्या कशिश है, मगर वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सर। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखे जा रहा था जब फिर से लड़की के लब हिले और उसका इर्तिकास नाज की आवाज़ ने तोड़ा। हाँ जी, तो मिस नाज, आप ये फाइल पढ़ लें, इसमें मेरी आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल है। फाइल देते उसने फिर से नजरें उठाने की गलती नहीं की थी। नाज ऑफिस से बाहर जा चुकी थी, मगर आहत की सुई वहीं अटकी थी कि आखिर क्यों उसकी नज़रें एक अनजान लड़की पर जम गई थीं जिसने आज ही उसकी सेक्रेटरी की जॉब संभाली थी। मगर कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद हमारे सामने लाता है। ऐसा ही कुछ होने वाला था आहत के साथ। जिन सवालों के जवाब वो ढूंढता फिर रहा था वो खुद ही उसके सामने आने वाले थे। सो वजह बनने वाली थी वो लड़की। मिस नाज, आप अपनी फ़ाइल उठा लें, हम मीटिंग में जा रहे हैं। इंटरकॉम पर इसे इतला देते वो अपने ऑफिस से बाहर निकला। सर, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? वो सवाल तो कर गई थी, मगर बॉस ने चेहरे के बिगड़ते जाविये उसके बावर करवा चुके थे कि उसने गलत मौका पर गलत सवाल पूछ लिया है। बिल्कुल भी नहीं, आपको साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपके ऑफिस में सिर्फ आराम करने के लिए हायर किया है आपको। आप आराम करें बस। आहत की तंज में डूबी बात उसे बहुत चुभी थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी उनके हर हुक्म की तामील करने के सिवा। मीटिंग के दौरान वो खुद पर उस शख्स की अजीब सी नज़रें महसूस कर रही थी। आहत की नज़रों से कुछ भी ओझल नहीं था। वो देख सकता था कि नाज अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। मिस्टर आहत, आप अपनी सेक्रेटरी को हमारे साथ भेज दें, ये हमें साइट्स दिखा देंगी। नहीं सर, हमारा फीमेल स्टाफ सिर्फ ऑफिस के अंदर ही काम करता है। सामने बैठे 50 साल शख्स की बात सुनते आहत को गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद पर कंट्रोल करते उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की। मिस्टर आहत, आपने फीमेल स्टाफ सिर्फ अपने लिए रखा है, कुछ करम नवाजी अपने पार्टनर्स पर भी कर दिया करें। खबासत से कहते उसने नाज की तरफ देखा। मिस्टर रज़ा, आप अपनी गंदी सोच के साथ यहाँ अपना सामान उठाएं और चलते बने। हमारी कंपनी को आपसे कोई डील नहीं करनी और ना अब और ना कभी समझे आप। आहत साहब, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इसमें आपका ही फ़ायदा है। रज़ा साहब की नज़रें अब भी नाज पर थीं। मिस्टर रज़ा, आप यहाँ से जा रहे हैं या फिर मैं सिक्योरिटी से आपको धक्के मरवा कर निकलवाऊँ? ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने एक दोस्त को दुश्मन बनने पर मजबूर किया। अब तक हमारी दोस्ती देखी है, अब आप हमारी दुश्मनी देखेंगे मिस्टर आहत। वो धमकी देते वहाँ से चले गए। चले मिस नाज। नाज जो इसमें दिल ही दिल में अपने बॉस का शुक्रिया अदा कर रही थी, आहत के कहने पर उसके साथ चल पड़ी। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, कौन है, कहाँ से है, सब कुछ पता लगाओ। मिस्टर आहत को लगता है कि वो हमें बेइज्जत करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब मैं उस लड़की को किसी कीमत पर भी हासिल करके रहूँगा, फिर देखूँगा आहत का गुरूर खाक में मिलता हुआ। हदायत देने के बाद फ़ोन कान से हटाते हुए वो मकरूह हंसी हंसते आहत से मुखातिब था। तुमने ख्वामखा मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। अगर आराम से मान जाते तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। नाज खाला, बताएं ना, फिर कैसा गुजरा आपका पहला दिन ऑफिस में? बॉस कैसे थे आपके? मैं तो कहती हूँ आप ना बॉस को अपने बस में कर लो, अगर यंग हैं तो। रूहा की बेतुकी बातें शुरू हो चुकी थीं। रूहा, पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुमने मुझे नाज बोलना है या रोज़ी। अरे छोड़ें आप, ये सब तो मैं प्यार से बोलती रहती हूँ। आप ये बताएं ये क्या हुआ आज? दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाए वो सामने बैठी नाज से सवाल कर रही थी। नाज के दिमाग में होटल में होने वाले वाक़ये की मंजर घूम गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अरे अरे नाज खाला, आप अपने ही आप मुस्कुराई जा रही हैं, कुछ बताएं तो सही। रूहा तो बेचैन हो गई थी सारा अहवाल सुनने को। अच्छा दिन गुजरा जैसा बाकी सबका गुजरता है, अब पूछ पूछ के मेरा दिमाग ना ख़राब करो, जाओ काम करो। नाज ने बात बदलते कहा। अच्छा नहीं कर रही अब मैं भी नहीं बताऊंगी कुछ आपको। मुंह बनाते वो वहाँ से निकल गई थी। यार मेरा बड़ा दिल कर रहा है आज पिज़्ज़ा खाने को, तुम चलोगी साथ वाले रेस्टोरेंट में? रूहा ने मासूम शक्ल बनाते अपनी दोस्त ज़ारा को कहा। हाँ चलो, वैसे भी अभी 30 मिनट लगेंगे ड्राइवर को आने में और तुम्हारी बस भी तकरीबन इतनी ही देर तक आएगी। टाइम देखते ज़ारा ने कहा। हाँ अब चलो भी, इधर खड़े खड़े ही वक्त गुजर जाना है। एक शर्त पर चलूँगी, बोलो मंजूर है? ज़ारा तो शर्त मनवाए बगैर यहाँ से हिलने वाली नहीं थी, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। हाँ मेरी माँ मंजूर है तुम्हारी हर शर्त, अब चलो। ये कहते वो ज़ारा का हाथ पकड़ते रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी थी। बिल मैंने दे दिया है और हाँ ये आइसक्रीम रास्ते में खाते जाना। ज़ारा ने आइसक्रीम उसे पकड़ाई।
जल्दी चलो, मुझे लगता है बस आ गई है। घड़ी पर नजर जमाते उसने कहा। सारा ध्यान नीचे होने की वजह से वो सामने से आते शख्स से बहुत जोर से टकराई। आइसक्रीम आने वाली की शर्ट पर नक्शो निगार बना चुकी थी, बाकी मांदा जमीन बोस हो चुकी थी। आंखें आईया उनको बीच के बटन फिक्स करवा लिए हैं। नजर नहीं आता कि सामने। अभी वो कुछ और कहती, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए और माथे की रगें गुस्से से तन गईं। ज़हे नसीब, आपने फिर से दीदार का शर्फ बख्शा और हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखा। वो गुस्से से सामने खड़े शख्स को घूरे जा रही थी, मगर उसने ये सब बोल के आ बैल मुझे मार वाली हरकत की थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखो मुझसे टकराते रहते हो। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना उसका सर फाड़ देती। पहली बात, तुम्हारे नहीं शावेज नाम है मेरा। जहाँ तक बात है तुमसे टकराने की, मैं नहीं टकराता तो खुद आके टकराती हो मुझसे। शायद कुदरत हम दोनों को साथ देखना चाहती है। मिस्टर XYZ, तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं और मैं तुमसे नहीं टकराती, तुम टकराते हो मुझसे। एक बात अभी से लिख के रख लो, अगली बार मुझसे टकराए तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। वो उसे वार्न करती चली गई थी। लड़की, तुम मेरे हवासों पे सवार होती जाती हो। पीछे वो बस मुस्कुरा कर रह गया। वक्त कभी रुकता नहीं, गुजर जाता है। नाज को भी आहद इंडस्ट्रीज़ में काम करते 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में उसे ये तो पता चल गया था कि आहद एक अच्छा इंसान है, दूसरों के लिए सोचने वाला, उनका साथ देने वाला। हाँ, तो वो खड़ूस ज़रूर है, मगर काम के मामले में सख्त भी बहुत है। नाज को लगता था कि एक राज है, एक ऐसा राज जो आहद ने खुद में छुपा रखा है। वो किसी चीज़ की तलाश में है, मगर अब तक वो चीज़ मिली नहीं। वो नहीं जानती थी बहुत जल्द ये राज नहीं रहने वाला, सब कुछ सामने आने वाला, और इस राज को सबके सामने वो ही लाने वाली थी, मगर वो इस सबसे अनजान थी। क्या हुआ? तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? वो ऑफिस से वापस आई तो रूहा को मुंह फुलाए देखकर पूछा। नाज खाला, देखिए ना, बाबा की दुकानों से कितना किराया आता है। मैंने मोमानी से बोला कि मुझे भी 10,000 दे दें, तो कहती है मेरे पास नहीं है। तुम्हारे बाप की मिले नहीं लगी हुई जो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं। वो नाज के गले लगी, छोटे बच्चों की तरह रो पड़ी थी। माँ बाप के होते उसे कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। इकलौती होने की वजह से वो अपने माँ बाप की लाडली थी, मगर अब वो दूसरों के रहमो करम पर थी। अरे चंदा, आप रुकी रही हो, खाला को बताओ क्या करना है आपको 10,000 का। नाज ने उसके आंसू पोंछते कहा, मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है हंसावादी, तो मुझे भी उधर जाना है। वो ये बोलते ही नज़रें झुका गई थी। आखिर इतनी बड़ी रकम और वो लड़की ज़ात, उसे लगा था खाली उसे मना कर देंगी कि नहीं जाना, फजूल की जिद ना करो, चलो मैं दे दूंगी आपको पैसे, सुबह जाना है आपने, और रोना बंद करो, भाभी को ना बताना कि मैंने पैसे दिए हैं। या तुम जा रही हो कि कहीं हम बस तो इतना बोलेंगे तुम गाँव जा रही हो 1 हफ्ते के लिए अपने चचा लोगों से मिलने। नाज ने तो उसका सारा मसला ही हल कर दिया था। लव यू आनी, आप कितनी अच्छी हो। नाज के गले लगती वो प्यार से बोली। अच्छा बस मेरी ड्रामा क्वीन, आप ज़्यादा मस्के ना लगाओ, नहीं तो सब कैंसिल। नाज ने धमकी दी। अरे क्या यार आनी, आप भी ना। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, आज तो मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देख लिए, आज के बाद तुम्हें रोता ना देखूं। मेरे होते तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई बात हो, कुछ भी हो, मुझसे कहना, भाभी से कहने की ज़रूरत नहीं। मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। नाज ने उसके बाल बिगाड़ते कहा, आप वर्ल्ड बेस्ट आनी हो, मेरी गुड़िया भी तो बेस्ट है। रोहा, अब तुम ये बोलोगी कि मोमानी ने मना कर दिया, वो नहीं जाने दे रही, ना ही पैसे दे रही है। नहीं यार, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। तुम बस एक बार बोल दो कि हाँ चल रही हो, बाकी सारा इंतज़ाम मैं कर लूँगी। यार कितना बोलती हो तुम, मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दो ना। रोहा ने उसे चुप ना होता देखकर कहा, मैं कितना बोलती हूँ? तुम बोलती हो ज़्यादा, मैं बहुत कम बोलती हूँ, और वैसे भी तुमसे सीखा है मैंने ये सब। ज़ारा ने सारा मलबा उस पर डाला, और इस बात में कोई शक भी नहीं था कि रोहा से ही सीखा था उसने ज़्यादा बोलना, वरना पहले तो वो बहुत कमगुल लड़की। ये सब तो रोहा की सोहबत का असर था। अच्छा चलो मेरे साथ, मैम के ऑफिस काम है थोड़ा। क्यों, उनसे क्या काम पड़ गया? तुम उनको ये बताने तो नहीं जा रही कि मैम मैं इस बार भी नहीं जा रही ट्रिप पे? अरे मेरी बहन बस कर, अब मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ट्रिप की फ़ीस जमा करवानी है मुझे। सच्ची सच्ची यार, तू जा रही है ना? बहुत मज़ा आने वाला है इस बार तो। ज़ारा ने खुशी से चिल्लाते कहा। बस ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। रूहा ने उसे चुप करवाया। मिस नाज, आप मेरी सारी मीटिंग्स जो इस हफ्ते होनी है वो कैंसिल करें। मोबाइल पर मैसेज टाइप करते वो सामने खड़ी अपनी सेक्रेटरी को बोला। खैरियत सर? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी, क्योंकि जब से उसने ज्वाइन किया था बॉस को कभी छुट्टी करते या लेट आते नहीं देखा। फिर अचानक 1 हफ्ते की छुट्टी, उसे हैरत हुई थी। हाँ, वो फैमिली के साथ जाना है कहीं, इसलिए वो ये तो बता नहीं सका कि शावेज़ की ज़िद पर वो हंसा जा रहा है। ओके सर, ये कहते हुए वो इससे ऑफिस से बाहर चल दी। अरे आप इधर? सामने से आती नाज को देखकर शावेज़ ने हैरत से पूछा। मैं तो इधर ही जॉब करती हूँ, मगर तुम इधर? हाँ बस इसे ऐसे ही किसी से मिलने आया था।
उस दिन तुमने हमारी मदद की थी, तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाई थी सही से। नाज ने बाजार वाला वाकया याद करते हुए कहा। बहनें भाइयों का शुक्रिया नहीं कहती हैं, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, ये ले मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर लिखा है, आप कभी भी किसी भी वक्त बंदा नाचीज़ को याद कर सकते हैं। कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते अपनायत से कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे अगर किस्मत में हुआ तो। कार्ड बैग में रखते वो चली गई। पीछे शावेज की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रूहा तक सिर्फ और सिर्फ नाज के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। इस हसीना की खाला इधर काम करती हैं अपने ही ऑफिस में, और मुझे ही खबर नहीं। खबर भी कैसे होगी, 3 महीने से मैंने भी तो छुट्टी ले रखी है। वो खुद से बुड़बुड़ाता आहत के पास पहुंचा। सर, हमने उस लड़की के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। रज़ा के सामने खड़े उसके आदमी ने उसे बताया। शाबाश, अब बताना शुरू करो कि ये फुलछड़ी है कौन। खबासत से कहा गया। सर, लड़की का नाम रोजीना नाज है, सब उसे नाज कहते हैं। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, भाई और भाभी के साथ रहती है, और एक यतीम भांजी भी साथ रहती है। उसकी भाभी एक लालची औरत है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका भाई शॉपकीपर है। एक ही सांस में वो सारी डिटेल अपने मालिक को बता चुका था, जिसे सुन के रज़ा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। मतलब रास्ता हर तरफ से साफ है, तो फिर देर किस बात की है। हम अभी अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमसे अब देर नहीं होती। हम कल ही उनके घर जा रहे हैं मेहमान बन के। आह साहब, अब आप देखते जाइए मैं क्या क्या करता हूँ। आपने सिर्फ साइड दिखाने से मना किया था ना इस लड़की के साथ, अब मैं उस लड़की के साथ क्या करता हूँ देखते जाओ। उसका मकरू कहका पूरे कमरे में गूंज उठा था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से सोचती थी कि कभी यहाँ आऊँगी और आज़ादी से घूमूंगी, एक लम्हे को अपनी नज़रों में कैद करके अपने साथ ले जाऊँगी। वो इर्द गिर्द के माहौल को देखती ज़ारा को बता रही थी। रूहा, तुम तो हो ही नेचर की दीवानी, तुम्हें ऐसी जगह बहुत पसंद हैं। ज़ारा यहाँ आके बोर हो गई थी, क्योंकि उन्हें ग्रुप के साथ ही रहने की ताकीद की गई थी। वो खुल के सब देखना चाहती थी। सुनो, मुंह उसके कान के पास ले जाकर रूहा ने सरगोशी की। हाँ बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो ऐसे बोल रही हो। ज़ारा ने भी उसकी तरफ बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा। तुम बोर हो रही हो? राज़ारी से पूछा गया। नहीं, मैं कहाँ बोर हो रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। ज़ारा का सड़ा हुआ जवाब सुनकर उसकी हंसी छूट गई। सब लड़कियों ने उसी वक्त उन दोनों को देखा। सुन, भाग ले इधर से। क्या कहा? भाग लूँ? मरवाओगी तुम? ज़ारा उसकी बात सुनते उछली। अरे बहन, एडवेंचर बोलते हैं इसको। जब उधर आ ही गए हैं तो कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जो हमेशा याद रखा जाए। रूहा ने अपनी तरफ से बड़ी बात की। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उसके होते क्या गड़बड़ हो सकती है? एक चिट उसके हाथ में थमाते उसने कहा। क्या मतलब, ये मैं देने जाऊँ? ज़ारा ने आंखें फाड़कर उसको देखा। देखो नहीं, जाओ, जल्दी मैं 3 तक गिनूंगी और हम तितलियाँ बन के उड़ जाएंगी। ज़ारा ने जल्दी से वो चिट मैम के हाथ में पकड़ाई और पीछे मुड़े बगैर इन दोनों ने दौड़ लगा दी। चिट खोलकर पढ़ते उनकी मैम हंस दी, जिस पर लिखा था, हम होटल पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना कीजिएगा। वो जानती थी कि ये दोनों गैर जिम्मेदार नहीं हैं। तू मेरे सामने आए तो तुझसे बात कर पाऊँ, तू मेरे सामने आए तो तुझसे बात कर पाऊँ। मैं अपने आप को लेकिन कहाँ से ढूंढ कर लाऊँ? मेरे चेहरे पर लिखा है ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं कैसे तुमको समझाऊँ। वो देखो, आसमां के रंग कितने खूबसूरत हैं। तुम्हारी रूह में उतरूं, तुम्हारे संग हो जाऊं। मेरा ज़ौक़े सफ़र आकर इसी मंज़िल पे रुक जाए। तुम्हारी आंख में अश्कों की सूरत में ठहर जाऊं। तुम्हारी याद मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर कर देगी। तुम्हारे प्यार में जाना मैं सब कुछ भूलती जाऊं। तुम्हारे पास बैठूं मैं अगर मुझको इजाज़त हो। नज़र तुम पर जमा कर बस मैं तुमको देखती जाऊं। तुम्हारा साथ मिल जाए, दुआ है रब से ये कोकब। तुम्हारे कुर्ब के सदके मोहब्बत में संवर जाऊं। ये नज़म गुनगुनाते उसे एक शख्स याद आया था, एक अजनबी जो उसके ख्वाबों ख्यालों में भी आने लगा था, जो उसे अपना अपना सा लगता था। रूहा, ज़ारा की आवाज़ उस तक पहुँचने से पहले ही वो सामने से आती गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी थी। दूर दूर तक उसकी चीख की आवाज़ पहुँची थी। आसपास जैसे वक्त भी थमसा गया था। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थीं। लोगों ने बजाय मदद करने के, हॉस्पिटल पहुँचाने के, तमाशा देखना शुरू कर दिया था और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और बहुत कुछ, जैसा कि हमारे माशरे में होता है। हटो सामने से, तुम सब तमाशा देख रहे हो और वो लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो लोगों के हजूम को चीरता हुआ उस तक पहुंचा जहां एक लड़की उस जख्मी लड़की का सर गोद में रखे रोए जा रही थी। रोना बंद करें आप और इनको उठाने में मदद करें, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कहते उसने रोहा को बाजुओं में उठाया और गाड़ी में लिटाते गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी, जो 10 मिनट के फासले पर था। रोहा के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। भाई जल्दी करें ना, मेरी दोस्त का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है।
ज़ारा ने रोते हुए ड्राइव करते शख्स से कहा, हम बस पहुंचने वाले हैं, आप उनके ज़ख्म को दबाकर रखें ताकि खून का बहाव रुक जाए और उनकी फैमिली को भी कॉल कर लें। मैं नाज आंटी को क्या बोलूँ, वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी जिसको उन्होंने एक खरोंच नहीं आने दी। वो अभी इस हाल में। ज़ारा बुड़बड़ाई। नाज, ये नाम उसको किसी की याद दिला गया था। रूहा का ट्रीटमेंट हो चुका था, डॉक्टर्स के मुताबिक कोई ख़तरे वाली बात नहीं थी। सर पर स्टिचेस लगे थे। ज़ारा और अहद ने शुक्र अदा किया ये सुन के। अहद किधर, वो मीटिंग में भी नहीं आए। शावेज़ जिसने अकेले ही मीटिंग हेड की थी, वो नाराज़गी से बोला, अरे यार हॉस्पिटल में हूँ। अहद ने काउंटर पर पेमेंट क्लियर करवाते फ़ोन कान से लगाए उसे जवाब दिया, भाई कौन से हॉस्पिटल, जल्दी बताएं। उसे लग रहा था कि उसके भाई को कुछ हुआ है। कुछ और सुने बगैर हॉस्पिटल का नाम बताते उसने फ़ोन बंद कर दिया। शावेज़ हॉस्पिटल पहुंचा था। वो सोफे पर सामने टांग पर टांग चढ़ाए सुकून से बैठा था। उसके चेहरे पर छिलकती खुशी और जीत की सरशारी बता रही थी कि कुछ बहुत अहम हासिल कर लिया है। तो मैं डील डन समझूं? रज़ा ने सामने खड़ी खुदगर्ज लालची औरत से पूछा। जी बिल्कुल, हम आपको इनकार कर सकते हैं, वो चापलूसी से बोली। आपको कागजात और बाकी अमाउंट कम होने के बाद मिल जाएगी। बस एक बात का ख्याल रहे कि मुझसे दुश्मनी मोल ना लीजिएगा, क्योंकि हम दोस्ती और दुश्मनी दिल से निभाते हैं। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहाँ से जा चुका था। पीछे फौजिया हाथ में नोटों की गड्डी पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही होते हैं लोग जो रिश्तों की दौलत को तराजू में तोला करते हैं। भाई आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिटिंग एरिया में बैठे अहद को गले लगाते वो सवाल पूछने लगा था। ये भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार था। अरे यार कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, उसको ही हॉस्पिटल लाया था। अहद के बताने पर शावेज़ के दिल को सुकून मिला था। अब कैसी है वो लड़की? ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? शावेज़ ने पूछा। चोट तो आई है, सर पर चोट लगी है, मगर वो ठीक है। थोड़ी देर तक उसे होटल ले जाएंगे। क्यों होटल क्यों? उसके घर छोड़ देते हैं। शावेज़ ने कहा। घर इधर नहीं है, उसका कॉलेज ट्रिप पर आई है, हमारे ही शहर की है। ये कहते वो दोनों उसके रूम की तरफ चले गए जिधर रूहा और उसकी दोस्त थीं। सामने बेड पर लेटी लड़की को देखते ही शावेज़ को झटका लगा था। उसकी सांसें बंद होने को थीं। रूहा को इस हाल में देखकर वो तो उसको एक दिन का भी ना लगने देता का अहद कर बैठा था खुद से, मगर ये क्या, वो इस कदर तकलीफ झेल गई थी। उसे कुछ होश ना रहा। वो दीवानावार आगे बढ़कर रूहा का हाथ थाम चुका था। बहुत लापरवाह हो तुम, हर बार खुद को चोट लगवा बैठती हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हें देख के मेरी जान निकल गई थी, और अगर तुम्हारी खाला को पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है तो सोचा तुमने इनका क्या हाल होगा। वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, जबकि ज़ारा और अहद हैरत में थे। रूहा उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अहद को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसके बारे में शावेज़ ने बताया था। रिलैक्स यार, वो ठीक है। देखो अब तुमने उसे और भी रुला दिया। एक तो पहले ही वो डरी हुई है, तुम और डरा रहे हो। अहद ने कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी। चुप, एकदम चुप, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता, आई समझ? वो धौंस जमाते बोला। उधर अहद ने भी रोहा के बारे में जानने के लिए किसी को कॉल कर दी थी, और जो खबर उसे मिली वो उसे सुकून दे गई थी। अब कुछ मुश्किल नहीं रहा था। उसने सोच लिया था कि वो वापस जाते ही रोहा का हाथ शावेज़ के लिए मांग लेगा और फिर जल्द ही इन दोनों का निकाह पढ़वा देगा, क्योंकि वो अपने भाई के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो अपनी मोहब्बत खो चुका था, मगर अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता था। रूहा तुम छोटी बच्ची हो क्या? इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजती। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? घर वापस आते ही रोहा की क्लास शुरू हो चुकी थी। रोहा की वजह से सबको ट्रिप कैंसिल करते वापस आना पड़ा था। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? जब दो लोग मेरे कहते कहते रोहा ने ज़बान दांतों तले दबाई। क्या मेरे और कौन दो लोग? नाज ने अबरू चुकाते उसकी तरफ देखते सवाल किया। मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, ज़ारा और आप। नाज उसके जवाब पर मुतमईन नहीं हुई थी। वो देख चुकी थी रोहा की आंखों की चमक, मगर कुछ भी बोले बिना वो वहाँ से उठकर जा चुकी थी। ज़ारा से उसने सारी बात मालूम कर ली थी। वो फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है, और रोहा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आज उसके ऑफिस आते ही शावेज़ उससे मिलने आया था। वो तीनों इस वक्त आहत के ऑफिस में बैठे थे। आहत को इंतज़ार था तो सिर्फ नाज के जवाब का। वो क्या बोलने वाली थी? वहाँ मौजूद दोनों भाइयों को कुछ पता नहीं था। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। इन दोनों की तरफ देखते वो बोली। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। उसकी बात सुने बगैर ही आहत ने कहा, मैं चाहती हूँ आप इन दोनों की नेक्स्ट वीक तक शादी करवा दें। नाज की बात सुनते इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। वो भी तो यही चाहते थे। नाज ही जानती थी कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। उसने भाभी उसके भाई की बातें सुन ली थी। वो कभी ये नहीं चाहती थी कि रोहा किसी शराबी की बीवी बने, इसलिए उसने शावेज़ के लिए हाँ कर दी थी। शावेज़ के ऑफिस में अब तीनों की हंसी गूंज रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो उनकी एम्प्लॉय है, बल्कि वो तीनों अच्छे दोस्त लग रहे थे। शनाया जो बड़े दिनों बाद आहत के ऑफिस आई थी, एक लड़की को उसके साथ हंसता देख उसके गुस्से का बुरा हाल हो गया था, मगर खुद पर कंट्रोल करते वो आहत से मिली।
ये लड़की तुम बाहर जाओ, हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना और शावेज़ तुम भी जाओ, मुझे आहत से एक ज़रूरी बात करनी है। वो नाज को कॉफ़ी लाने का कहती शावेज़ को भी बाहर जाने का बोल चुकी थी। शनाया, ये लड़की नहीं नाज नाम है इनका, आहत ने उसे बताना ज़रूरी समझा। जो भी है मेरा क्या, नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज से कहा। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें, आहत ने उन दोनों के जाते ही उससे पूछा। मैं मानती हूँ तुम आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, अब जो हो गया सो हो गया, होनी को कौन टाल सकता था आयशा, और तुम्हारा साथ किस्मत में नहीं लिखा था। आखिर कब तक तुम इस तरह अकेले रहोगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। इनफ शनाया, बहुत सुन ली मैंने, पहले भी बता चुका हूँ, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मोहब्बत करो, अब चली जाओ इधर से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। आंसू बहाती दिल में नफरत लिए वो वहाँ से चली गई थी। सड़ी कॉफ़ी, नाज ने कॉफ़ी पकड़े उसे कहा, चली गया वो, मुझे अकेला छोड़ दो तुम भी। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ रूड हो गया था। उसे आज खुद पर गुस्सा आया। एक तो वो कुछ भी नहीं कर सका था आयशा के लिए, ना उसके जीते जी ना मरने के बाद। वो घर आते हुए सोच रही थी कि भाभी से कैसे मनवाएगी कि रोहा की शादी शावेज से कर दे। भाई तो वैसे भी भाभी के इशारों पर चलते थे, मगर उसकी ये मुश्किल भी आसान हो गई थी। घर आते ही भाभी ने उससे जो बात की थी, चाहे तो ये था कि वो किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पे रोती, मगर उसे खुशी हुई थी क्योंकि उसके बदले उसने भाभी से रोहा और शावेज़ की शादी की बात मनवाई थी। रोहा को ये पता नहीं था कि वो ये सब उसी के लिए कर रही है। उसे जब पता चला कि नाज ने भी उस बुढ़े से निकाह के लिए हाँ कर दी है, तो वो तो गुस्से से लाल पीली हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप खुद को उनके लिए कुर्बान नहीं कर सकती। मैं हरगिज़ नहीं, वो तकरीबन चिखी थी। मैं खुद को कुर्बान नहीं कर रही, बस अपनों का मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसका अपना कोई मुस्तकबिल ही ना हो। आप इन लोगों के लिए खुद को बर्बाद कर रही हैं जो खुद गर्ज हैं। वो कहाँ चुप रहने वाली थी। बात सिर्फ उसकी खाला की होती तो वो फिर भी चुप हो जाती, मगर यहाँ बात उसकी खाला की खुशियों की थी, अरमानों की थी। रूहा तुम तो चुप ही करो, बच्ची हो बच्ची ही रही, वरना तुम्हारा भी कोई इंतज़ाम करती हूँ। अगर ये किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ही लेगी तो क्या हो जाएगा। वो बदले में दुकान दे रहा है तेरे मामू को, और फिर उसके लिए कौन सा किसी शहजादे का रिश्ता आना है। मैं करूँगा इनसे शादी। खूबसूरत मर्दाना आवाज़ ने फौजिया की बोलती ज़ुबान में चुप लगा दी थी, जबकि वो बेयकीनी से आने वाले को देख रही थी जो बेनियाज सिर्फ भाभी की तरफ मुतवज्जो था। कितना दे सकते हैं आप? फौजिया ने सर से पांव तक उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। ये लो बैंक चेक, अपनी मर्जी की अमाउंट लिखो, और आज के बाद ये इस घर में मेरी अमानत है। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि आपने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की है तो याद रखिएगा आप मुझे नहीं जानती। वो मगरूर शहजादा उसकी कीमत लगाते वहाँ से जा चुका था और वो ज़मीन पर बैठती चली गई। उसे कम अज़ कम इस इंसान से ये तवक्को नहीं थी। मान था जो टूटा था। वो खुद को बेबस खिलौना से महसूस कर रही थी जिसे ख़रीदने वाला अपनी मर्ज़ी से खेलता है, जबकि रोहा की खुशी देखने वाली थी। वो यही तो चाहती थी अपनी खाला के लिए उस शख्स का साथ। वो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। रोहा ने आहत को कॉल मिला दी थी। जब ये सब बहस हो रही थी वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा था। फौजिया तो इस बात पर खुश हो गई थी कि जान छूट रही है। इस सब में वो रज़ा नाम के बुढ़े को भूली गई थी। रोहा और शावेज़ की शादी की तैयारियां भी जोर शोर पर थी और सारे इंतजामात आहद ने अपने ज़िम्मे लिए हुए थे। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी में किसी भी किस्म की कमी रहे, क्योंकि उसके वालिदैन तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो अपने बाबा के दोस्त ख़याम के साथ रहे थे। उन्होंने ही इन दोनों भाइयों की परवरिश की थी और अपने दोस्त का बिजनेस संभाला था। ख़याम का भी अपना कोई नहीं था। उनके मुताबिक उन्होंने शादी नहीं की थी। अगर वो ऐसा करते तो शावेज़ और आहद के लिए अकेले हो जाते। इस तरह वो अपने दोस्त से किया वादा नहीं तोड़ सकते थे। आज मेहंदी की रस्म थी। नाज ने घर पर ही छोटा सा फंक्शन रखने को कहा था। वो तो चाहती थी कि सादगी से रोहा का निकाह हो जाए, मगर फिर रोहा की ज़िद पर मान गई थी कि थोड़े बहुत फंक्शन तो होने ही चाहिए। वो हाथों पर मेहंदी सजाए लड़कियों के ढोलकी बजाते गीत गाते देख रही थी। खुशी उसके चेहरे से आयां थी। उसे अपने माँ बाप की कमी तो महसूस हो रही थी, मगर नाज को उसके सब काम करता देख उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी माँ उसकी शादी की तैयारियां कर रही हो। स्क्रीन पर शावेज़ का नाम जगमगाता देख उसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक की। भाभी आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? प्लीज़ प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरा काम कर सकती हैं। सोचा जा सकता था मगर अब नहीं, साफ इनकार किया गया। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अब सोचा भी नहीं जा सकता। शावेज़ रूहानसा हुआ। भाभी कहना बंद करो और काम बताओ, शहजादे हो जाएगा। आखिर उसे तरस आ ही गया। रूहा से मिलवा सकती हैं अभी, शावेज़ ने बोल तो दिया था, मगर अब उसे डर था कि कहीं नाज मना ना कर दे। छत पर आ तो किसी तरह मैं रूहा को उधर ही लेकर आ रही हूँ। ये कहते वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। 5 मिनट की मशक्क़त के बाद वो भी छत पर पहुँच गया था। सामने वो अप्सरा खड़ी थी जो पहली ही मुलाकात में उसका दिल चुरा गई थी।
मोहब्बत क्या होती है, दीवानापन क्या होता है, उसका एहसास उसे अब हुआ था। ऐसे देखना बंद करो, नज़र लगाओगे क्या? शावेज को नजरें न हटाता देख नाज ने कहा। न नहीं। वो हड़बड़ा गया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, सिर्फ 2 मिनट। मैं जा रही हूँ, जो बात करनी है कर लो। ये कहते वो चली गई थी। रूहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कभी कमी नहीं आएगी। रूहा की मेहंदी से सजे हाथों को आंखों से लगाए वो इकरार कर रहा था। रूहा ने शर्माकर अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हो गई बात, टाइम ख़त्म हो गया, और वैसे भी अब कल से ये तुम्हारी ही हो जानी है। थोड़ा सब्र कर लो। नाज ने उसे छेड़ा। शाबीज़ भी नाज का शुक्रिया अदा करता वहाँ से चला गया। वो दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज ने उस मोम की गुड़िया को प्यार से देखा और उसकी खुशियों की दुआएं करती वो उसके पास बैठी, क्योंकि निकाह शुरू होने वाला था। थोड़ी ही देर में इजाबों को कबूल करके वो दोनों सारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिख चुके थे। शावेज़ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने सारी दुनिया की खुशियाँ हासिल कर ली हों। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता आहत का मैसेज उसका मुंह चिढ़ा रहा था। 2 मिनट में हमारा निकाह है। किसी भी किस्म का ड्रामा किए बगैर मुझे अपने हक में कबूल कर लेना। गुस्से से उसके दिमाग की रगें तन गई थीं। मैं आपसे निकाह नहीं करने वाली, समझे आप? साफ इनकार किया गया था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी भी एक बात सुन लो। अगर मैं रूहा और शावेज़ का निकाह करवा सकता हूँ तो आगे तुम समझ सकती हो। धमकी थी या कुछ और वो समझ नहीं सकी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक उम्मीद से कहा गया। मैं ऐसा ही करूँगा। सामने वाला अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। मुझे मंजूर है। बिला आखिर उसे मानना ही पड़ा, क्योंकि वो रूहा की खुशियों के दरमियान कभी नहीं आ सकती थी। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि रूहा उसकी वजह से कभी कोई तकलीफ पहुँचे। आहत को पाने का हक वो कबूल तो कर चुकी थी, मगर उसने खुद से अहद कर लिया था कि कभी भी उस इंसान के लिए अपने दिल में कोई जज्बात नहीं पैदा होने देगी। मगर वो गलत थी। वक्त उसकी सोच पर मुस्कुरा रहा था। आहत को अब इत्मीनान था कि उसने नाज को रज़ा की नज़रों से महफूज कर लिया है। एक बार फिर वो किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए उसने नाज को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए यह फैसला लिया था। नाज को आहत की बीवी की हैसियत से घर में कदम रखते देख दो लोगों के चेहरों पर कई रंग आए थे। उनको लगा था उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज तक वो जो भी करते आए वो सब बेकार गया, मगर वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। रूहा तो शावेज़ के साथ मोहब्बत पाकर निखर गई थी। ज़िंदगी जैसे एक सुहाना ख्वाब बन गई थी उसके लिए। शावेज़ उसकी इतनी केयर करता था कि कभी कभी उसे ही कहना पड़ता था, शावेज़ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मगर सुनना किसने था? आहत अलग उसके नाज उठाता था। अभी तो उसकी शादी को 5 दिन हुए थे। खुशियाँ जैसे उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर आई थीं, मगर ज़िंदगी कभी एक टगर पर नहीं चलती। अगर खुशियाँ आती हैं तो उनके बाद दर्द के अंधेरे होते हैं। मगर वह उन सबसे बेखबर ज़िंदगी के हर लम्हे को जी रही थी। एक नाज ही थी जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली तो ज़रूर आई थी कि उसने बोलना छोड़ दिया था। हर वक्त चुप रहती थी। उसे बस एक ही बात तकलीफ़ देती थी कि आहत उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी नज़रों में, दिल में आहत के लिए जो मान था वो आहत खुद ही अपने हाथों तोड़ चुका था। दुनिया की नज़र में वो एक खुशहाल कपल थे और बंद कमरे में जैसे वो एक दूसरे को जानते भी ना हों। आहत ने बहुत मर्तबा नाज से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब तो उसने भी नाज को उसके हाल पे छोड़ दिया था। रूहा किचन में जाते जाते रुक गई थी। किचन से आने वाली आवाज़ों ने उसे रुकने पर मजबूर किया, और इसी नहीं थी कि छुप छुप के लोगों की बातें सुनती, मगर बात करने वाले नाज का नाम ले रहे थे, इसलिए उसे रुकना पड़ा। अंकल, आहत अब भी आयशा से मोहब्बत करता है। नाज और आहत के बीच में कभी भी कुछ नहीं है। अल्फाज से या बम रूहा को लगा जैसे वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसकी खाला की किस्मत में क्या खुशियाँ लिखी ही नहीं है क्या? उसने सारी ज़िंदगी लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते गुजार देनी थी क्या? जब उसे आयशा से मोहब्बत थी तो उसने नाज की ज़िंदगी में क्यों तबाही की? शादी ही क्यों की उस बेचारी से? उष्णा की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वो अब मजीद वहाँ रुक नहीं सकती थी। वो मुड़ी और आहत के रूम की तरफ चली गई। वो इसे अपनी नाज खाला की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ ख़याम साहब और उष्णा के चेहरों पर मकारी सी थी। उनका तीर सही निशाने पे जाके लगा था। वो बातें उन्होंने रूहा को सुनाने के लिए ही की थी, क्योंकि वो उसे इस तरफ आते देख चुके थे। रूह उनकी सोच के ऐन मुताबिक रूहा ने सब सुना भी था और यक भी किया था। शावेज़ जो अभी अभी घर आया था, रूहा को गुस्से से किचन के पास से जाता और उष्णा को किचन में खड़े हंसते देख चुका था। इससे पहले कि रूहा आहत के रूम में जाती, एक झटके से उसने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे संभलने का मौका दिए बिना उसे बाजुओं में भरते अपने कमरे में ले आया था। शावेज़, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। वो अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते चिल्लाई। अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर ना कहना क्यों छोड़ा। शावेज़ ने आंखों में शरारत लिए कहा। हाँ हाँ, नहीं कहती, छोड़ो मुझे। शावेज़ के छोड़ने की देर थी कि रूहा गिरी और फर्श पर धड़म
पागल इंसान कोई ऐसे भी छोड़ता है किसी को, वो उल्टा उसको डांट रही थी। जो किसी प्यार से बोलेगा तो छोड़ना तो पड़ता ही है ना। शावेज ने उसे कमर में बाजू डालते उठाते हुए कहा, मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं, मुझे आहत भाई से बात करनी है अभी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी खाला के साथ। वो गुस्से से जाने ही लगी थी कि शावेज ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या कर दिया मेरे भाई ने, बताओ ज़रा, मुझे भी तो पता चले। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है आहत भाई ने, तुम भी तो सब जानते होगे है ना। क्या जानता हूँ, बताओ तो सही, बात क्या है। शावेज समझ नहीं पा रहा था आखिर वो कहना क्या चाह रही है। आयशा, आहत भाई अगर आयशा से मोहब्बत करते हैं तो मेरी नाज खाला की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की उन्होंने। आखिर क्यों उन्होंने मेरी खाला से शादी की, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। वो रोने वाली हो गई थी। रूहा, तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में। शावेज को समझ आ गई थी कि ये सारी आग लगाई उष्णा की लगाई हुई है। इससे पहले भी वो पसंद नहीं करती थी। मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए तो जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे। तुम्हें सुनना है तो सुनो। करते हैं मोहब्बत आहत भाई आयशा से और करते रहेंगे, मगर नाज भाभी से इश्क करते हैं। वो आयशा उनकी मोहब्बत है और नाज भाभी उनका इश्क। तो आयशा से शादी क्यों नहीं की उन्होंने, रूहा ने सवाल किया। कर लेते शादी भी उससे अगर वो जिंदा होती तो। ये बताते शावेज की आंखें भी भर आई थी। क्या हुआ था उन्हें, रूहा ने शावेज की आंखों से आंसू पोंछते कहा। जिस घर में वो तुम्हें किसी ने वहां आग लगा दी थी, ये कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। जिन्होंने ये किया वो नहीं चाहते थे कि आहत भाई आयशा से शादी करें, और आहत भाई अब तक आयशा के कातलों को नहीं ढूंढ पाए। अब उन्हें सिर्फ नाज भाभी की फिक्र है, क्योंकि जो दुश्मन एक मर्तबा ऐसा कर सकता है उसके लिए दूसरी बार मुश्किल नहीं थी। शावेज, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि इस सब का मैं गुस्से में थी, क्योंकि अपनी नाज खाला से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने दूसरों की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब मैं नहीं चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई गम, कोई मुश्किल लम्हा भी आए। वो शर्मिंदा थी। कोई भी नहीं मेरी जान, जिन लोगों के लिए हम पॉजिटिव होते हैं उनके लिए ऐसा कर जाते हैं। कल सुबह ही वो निकल रहे हैं, गोली सीधा उसके दिल में लगनी चाहिए। किस्सा तमाम। फ़ोन पर किसी को हदायत दी गई। जी आप फिक्र ना करें, हम अपने काम में माहिर हैं। कल सुबह आपको खबर मिल जाएगी, मगर हमें पहले पैसे दे दें। ये ना हो काम होने के बाद आप हमें पहचाने ही ना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। हमें इसकी मौत की खबर अपने कानों में सुननी है। कोई बेरहमी से इस शख्स से बोलता हुआ, भला किसी की मौत की खबर भी अच्छी हुआ करती है। वो वाकई बेरहम इंसान था। उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो पहली मर्तबा ये सब नहीं करवा रहा, बहुत कुछ पहले भी करवा चुका है। मगर क्या और क्यों, ये राज अब राज नहीं रहने वाला था, बहुत जल्द सबके सामने आने वाला था। आज भी आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, रोहा और मैं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। शावेज ने इन दोनों को जाते देखकर कहा, जाना तो पड़ेगा, एक ज़रूरी मीटिंग है और नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, इसको भी देखना है। हम शाम में दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और फिर ऐसा करो नाज को साथ ले जाओ। उसने मशवरा दिया। मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ऑफिस। मैं इन दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। नाज ने रात का बुरा ख्वाब देखा था, उसका दिल सुबह से घबरा रहा था। वो आहत को अकेले जाने नहीं दे सकती थी, चाहे कितने ही इख्तिलाफ ना हो। अरे भाभी, ये क्या बात हुई, शावेज ने कहा। शावेज, तुम्हारे भाई के साथ भी तो कोई होना चाहिए, मैं इनको अकेले थोड़ी भेज सकती हूँ। उसकी बात पर आहत ने ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि ऐसे है क्या। चलें, अब हमें देर हो रही है, आप सब भी इंजॉय करें। किसे मालूम होता है कि जो लोग हंसते मुस्कुराते घर की दहलीज पार करते हैं उनकी वापसी भी खैरियत से होगी या नहीं। रोहा सुनो, मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो तो ले आओ रूम से। गाड़ी में बैठते शावेज ने रोहा से कहा, जो बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। चले दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपनी रिंग लेनी है। हमने जिसके लिए आयशा को मारा, क्या हुआ फिर, हासिल हुआ कुछ नहीं ना बाबा, कुछ नहीं मिला हमें। हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि दुनिया की नज़र में आप मेरे बाबा नहीं हैं। आहत भी मुझे नहीं मिला, सब हाथ से चला गया। ख़याम के कमरे में चिल्लाते हुए चीज़ें उधर उधर फेंक रही थी। बस करो उष्णा, मेरी चीज़ें, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार मान जाऊँगा। एक लंबे अरसे से मैं ये सब हासिल करने के लिए मेहनत की है। रास्ते के कांटों को किस तरह हटाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ख़याम ने बेटी को तसल्ली दी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता बाबा, वो दोनों साथ खुश हैं। आपको आहत की प्रॉपर्टी मिल सकती है और ना ही मुझे आहत। ऐसे कैसे हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो अपने कदमों पर चल के गई है ना इस घर से, मगर वापस 4 कंधों पर आएगी। ये अल्फाज थे या हथौड़े शावेज और रूहा जो वहाँ से गुजर रहे थे सब सुन चुके थे। रूहा ने तो सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से वीडियो भी बना ली थी। शावेज के लिए वहाँ खड़ा होना सब मुश्किल हो गया था। वो दौड़कर अपने कमरे में गया था। फ़ोन उठाते ही आहत को कॉल्स की, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। आहत का फ़ोन ना लगा तो वो पुलिस को फ़ोन करके आगाह कर चुका था सारी सूरत हाल से। पुलिस उष्णा और ख़याम को गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सनसनाती हुई गोली, इससे पहले कि
उसके दिल के आर पार होती। नाज को बाजू में भरते वो छुपा गया था और गोली आहत के जिस्म में सुराख कर चुकी थी। गोली चलाने वाले गायब हो चुके थे। वो अधखुली आंखों से नाज को रोता चिल्लाता और उसका चेहरा थपथपाते देख सकता था। फिर सारे मंजर उसकी नज़रों में गुडमुड होने लगे। आंखें बंद होने से पहले जो चेहरा उसने देखा वो नाज का था। वो लड़की जो उसकी बीवी थी, उसका इश्क थी, जिसे कभी वो जाहिर ही नहीं कर पाया था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलती ऑपरेशन थिएटर पर नजरें जमाए खड़ी थी। आंखों में मीठे मीठे आंसू, दुपट्टे और कपड़ों पर खून के, जिसकी चंद बूंदें उसके चेहरे पर भी थीं, जिन्हें धोने की जहमत भी नहीं की गई थी। रोहा और शावेज को भी खबर मिल चुकी थी। वो दोनों भी वहां पहुंचे। नाज की हालत देखते ही दोनों सदमे में चले गए थे। रोहा, देखो ना, आहत को वो मुझसे नाराज़ हैं। हाँ, मैं गुस्सा थी उनसे, मगर मैंने ये नहीं चाहा था। कभी भी उनके लिए मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। अगर उनको कुछ हो गया तो। रोहा गले लगते ही वो बच्चों की तरह रो पड़ी थी। भाभी, आप परेशान ना हो, भाई को कुछ भी नहीं होगा, आप बस उनके लिए दुआ करें। शावेज ने आगे बढ़ते उन्हें तसल्ली दी। कैसे ना परेशान हूँ, डॉक्टर कब से उनके ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। उनके दिल में गोली लगी थी, कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा और तुम मुझे परेशान ना होने का बोल रहे हो। बोलते बोलते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो बेजान होती ज़मीन बोस होने वाली थी कि रोहा और शावेज ने उसे संभाल लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे सदमा लगा था। होश में आते ही वो फिर से आहत को पुकारने लगी थी। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब को निकलता देख वो तीनों भी दौड़कर उन तक पहुंचे थे। उसे आराम करने का कहा गया था, मगर उसे सिर्फ आहत को देखना था। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरे शौहर ठीक तो है ना? वो उनके बोलने से पहले ही बेसब्री से पूछ रही थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, वो अब खतरे से बाहर हैं। गोली उनकी लेफ्ट साइड पर लगी थी, उनके बचने के चांसेस नहीं थे। अगर उनका दिल लेफ्ट साइड पर होता तो। डॉक्टर की बात पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। जब वो होश में आया तो नाज को अपना हाथ थामे देखा। आहत की आंखें खुली देख वो मुस्कुराई। आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। ऐसे कौन करता है भला? वो मेरे नाम की गोली थी, आपने किसी तमगे की तरह खुद पर सजा ली। शिकायत की गई थी। उसकी बात सुनते आहत के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम और मैं, हम हैं, इसलिए किसी भी मुसीबत को तुम तक पहुंचने के लिए पहले मुझ पर से गुजरना होगा। नकाहा ज़दा लहजे में कहा गया। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करें। वैसे भी भाभी आपकी बेहोशी में बहुत मर्तबा आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी हैं। शावेज ने आंख मारते अपने भाई को बताया। रोहा और शावेज को हंसता देख उसने दोनों को आंखें दिखाईं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ख़याम और शनाया सब ने उगल दिया था। आहत के वालिदैन को मारने वाला भी वही था। आहत के वालिद अपने दोस्त पर बहुत इत्तमाद करते थे और वही दोस्त आस्तीन का सांप साबित हुआ। उनके हंसते बसते घर में मातम में बदल कर उनके और आहत के वालिदैन की मौत कार हादसे में ज़रूर हुई थी, मगर ये सब प्लान था। आयशा के घर में आग लगाने वाले भी वही लोग थे। अब नाज को मारने की सुपारी भी उन्होंने दी थी। सिर्फ आहत और शावेज की दौलत हासिल करने के लिए वो 3 लोगों को मौत की घाट उतार चुके थे। वो दौलत भी हाथ ना आई थी और उनके कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। बाकी की ज़िंदगी जेल की कैद काटते गुजरनी थी। फौजिया भाभी और उसके भाई भी आए थे अपनी भांजी और बहन से माफ़ी मांगने। इन दोनों ने माफ़ कर दिया था, क्योंकि सज़ा तो खुदा ने उन फौजिया भाभी को सुना ही दी थी, उम्र भर की माजूरी देकर। शावेज और आहत के लिए आसान नहीं था हालात का सामना करना और उन्हें बर्दाश्त करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी भी एक डगर पर चल निकली थी। मोहब्बत, सुकून अब सब था उनके पास। इस हादसे को अब 3 साल गुजर चुके थे। रोहा, ये लो पकड़ो अपने शहजादे को, कब से रो रहा है, चुप होने का नाम नहीं ले रहा। रोते हुए 2 साल के अरहान को रोहा की गोद में बिठाते वो बोली, आपकी शहजादी भी ऐसा ही करती है नाज खाला, वो कौन सा सुकून करने देती है किसी को। भाई हमारी बेटी तो समझदार है, क्यों दिल आ रहा, 8 माह की दिल आ रहा। आहत की बात सुनते हंसने लगी। इन गुजरे 3 सालों में बहुत कुछ बदला था। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों ने दस्तकें दी थीं, उनके दरवाजे पर दस्तकें दे डाली थीं। रूहान और आहत को अल्लाह ने नेमत से नवाजा था। शावेज और रोहा की फूल सी बेटी थी दिल आरा, वो जो कुछ साल पहले इश्क मोहब्बत को मानती ही नहीं थी, आज आहत के इश्क में पूर डूबी हुई थी। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। इश्क इंसान को अपना असीर बना देता है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता, हो जाता है बस।